जब मैंने लिखने का सोचा तो फिर तो सच ही लिखना चाहिए ना। अगर उठा ही लिया कलम तो फिर डरना क्या। इसकी शुरुआत इस पुस्तक की जब मैं आईपीएस में आई और जब मेरा आईपीएस का करियर समाप्त हुआ तो उसके दरम्यान की है। कई बार क्या है, दर्शकों को लगता है कि पुलिस का मतलब है आईपीएस ऑफिसर्स, पर हमें जो सपोर्ट सिस्टम मिलता है उसके बल पर ही हम भारतीय पुलिस सेवा के स्ट्रॉन्ग सशक्त अधिकारी बन सकते हैं। मैंने इसमें एक वर्णन किया है कि जब एक बार मेरी फायरिंग अच्छी हुई और मेरी शूटिंग प्रैक्टिस में अच्छा स्कोर आया और मेरे पे ऐसे तुच्छ स्वर में कहा गया कि अरे ये तो फ्लूक है, मीरा से दोबारा कराओ शूटिंग, तो उस्ताद ने खड़े होकर कहा था कि सर हम देख रहे हैं महिलाओं के हाथ स्थिर हैं, वो हमेशा अच्छा शूटिंग करती हैं। कल्पना तो कर सकते हैं, पर मैंने हर चैप्टर जिसमें मैंने भ्रष्टाचार का वर्णन किया है उसका उपाय भी दिया है। और सबसे बड़ा उपाय मेरे जो दिमाग में आता है कि जो नागरिक हैं वो गवर्नेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लें, रुचि लें, वो हमारे पे नज़र रखें। इस पुस्तक में लिखा है मेरी फाइल हमारे मुख्यमंत्री साहब ने 2 बार वापस भेजी। ये नहीं कि उनका इरादा बुरा था, पर उन्हें लग रहा था अरे महिला अगर जिले में जाएगी एज ए एसपी, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इसकी मदद कौन करेगा। सांप्रदायिक दंगों को महाराष्ट्र राज्य बहुत ही गंभीरता से लेता है। शुरू से वहाँ एक ऐसी पद्धत है कि अगर दंगा हो गया और वो सांप्रदायिक दंगा है तो वहाँ के डीएम और एसपी को बदल दो। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आप देख रहे हैं साहित्य तक। कार्यक्रम है बुक कैफे का शब्दरथी और जो लेखिका आज हमारे साथ मौजूद हैं आप हैं मीरा चड्ढा बोरवणकर जी। आपकी यह पुस्तक आई है मैडम कमिश्नर, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ एन इंडियन पुलिस चीफ। मैम, हालांकि इससे पहले भी कुछ किताबें आपकी आ चुकी हैं हिंदी में, मराठी में। जिंदगी के कुछ पन्ने, इंस्पेक्टर चौगुले और माझ्या आयुष्याची पानम। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं आपको पहले तो इस पुस्तक के लिए बधाई दूंगा। मैं रोज़ किताबें पढ़ता हूं और जो इस किताब की पठनीयता है और जो साफगोई है आपकी, मेरे लिए ये चौंकाने वाली बात थी कि अपने जीवन के बहुत सारे पहलुओं को आपने इतना स्पष्ट रूप से कैसे लिखा। सामान्य तौर पर लोग सच्चाई को बताते हुए कतराते हैं, लेकिन आपने इसमें मुझे लगता है कि अपने पुलिस जीवन के सारे खास पहलुओं को आपने रखा है। तो पहली बात तो ये बताइए कि आपको इस पुस्तक लिखने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या थी, सोच क्या थी? तो ये है कि जो घटना जैसे घटी, जब मैंने लिखने का सोचा तो जैसे आपने बताया हमारे ऑडियंस को कि मेरी इंस्पेक्टर चौगुले और लीव्स ऑफ लाइफ वो पहले जिंदगी के कुछ पन्ने वो पहले रिलीज हो चुकी हैं 2 बुक्स। तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आपने ये बच्चों को मोटिवेशनल दिया एक, और दूसरी पुस्तक जो है वो पुलिस में सिंपल केसेस कैसे किए जाते हैं उस पे आपने लिखान किया, परंतु एक्चुअल पुलिस लाइफ क्या है वो एडल्ट रीडर के लिए आपने कुछ नहीं लिखा। तो जब मैंने लिखने का सोचा तो फिर तो सच ही लिखना चाहिए ना। अगर उठा ही लिया कलम तो फिर डरना क्या। मैं पहले तो ये जो आपका नाम है जो इस पर आप बहुत बल देती हैं, मीरा चड्ढा बोरवणकर, मैं आपके बचपन के बारे में, क्योंकि आपने पंजाब में और चंडीगढ़ में और शुरुआती आपकी जो शिक्षा दीक्षा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि सामान्य तौर पर पुलिस सर्विसेज में जो सिलेक्शन होता है और इस किताब पर जो आपका जीवन है, क्योंकि ये पुस्तक आईपीएस बनने के बाद शुरू होती है, आपका जब सिलेक्शन हो जाता है और आपकी जो बस यात्रा है बहुत अच्छे ही ढंग से, मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि इस पुस्तक को पेन मैकमिलन ने पब्लिश किया है
छापा है और बहुत ही इसकी जो भाषा है वह बहुत ही प्रवाहमय है। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या बतौर पुलिस किसी पहली महिला आईपीएस ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रही हो, या जो अपने बैच में 80 लोगों का मैं समझ रहा हूँ बैच था जिसमें इकलौती महिला आईपीएस अफसर थी आप, उस दौरान जो चुनौतियाँ हुई उनको समझना चाहते हैं, या पूरी एक 37 वर्षों की जो आपकी ज़िंदगी है 3 दशकों से अधिक 36-37 साल की, उस दौरान क्या कुछ घटा है उस पर हम लोग अभी बात करेंगे इस पुस्तक के हवाले से। लेकिन आप इसको अगर खरीद कर पढ़ेंगे तो आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। तो मैं बचपन के बारे में अपने और आईपीएस बनने तक, मतलब जो मिसिंग है पार्ट इस किताब में, मैं चाहूँगा कि उसके बारे में थोड़ा। हाँ, आपने ठीक कहा कि ये इसकी शुरुआत इस पुस्तक की जब मैं आईपीएस में आई और जब मेरा आईपीएस का करियर समाप्त हुआ, तो उसके दरम्यान की है। और साहजिक है कि पढ़ने वाले को इच्छा होगी कि मेरा बचपन कैसा था। तो मेरे पिताजी पंजाब पुलिस में थे, मेरी माताजी शादी से पहले टीचर थी। पार्टीशन की वजह से दोनों पाकिस्तान से भारत में आए थे, तो काफ़ी मतलब कठिनाई का सामना करते हुए हमारा परिवार जब इकट्ठा हुआ, तो हम 2 भाई और 2 बहन हैं। मेरी बहन इंडियन रेवेन्यू सर्विस में गई, मैं पुलिस में गई, क्योंकि घर में ऐसा वातावरण था, नो फैशन, नो लिपस्टिक, नो ड्रेसिंग अप, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। क्योंकि जो घर की संपत्ति थी, जो घर का सारा सामग्री थी, वो तो रह गई पाकिस्तान में। तो जब हम पैदा हुए तो हमें ये कहा गया कि अगर आपको आयुष में कुछ बड़ा बनना है तो पढ़ाई करो। और मेरी मदर तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, टीचर ही थी वो। उनको मैंने अर्पित किया मेरे माता पिता जी को ये पुस्तक। तो उनका क्या कहना था कि अगर आप स्कूल से आए हो और आप बाहर खेलना जाना मांगते हो तो पहले अपना होमवर्क फिनिश करो। 8 साढ़े 8 बजे वो एक हमारे बेडरूम में लैंप था, वो जगा देती थी और वी विली विंकी नाम की एक कविता पढ़ के हमें सुला देती थी। तो ये जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था। और मेरे पिताजी जो थे वो इंटेलिजेंट फादर थे। वो उनका ये बहुत इच्छा रहती थी कि जो भी अच्छे लोग हैं पंजाब में उनसे मेरे बच्चे मिले। तो इंटेलिजेंट फादर एंड ए स्ट्रिक्ट मदर, ऐसा मेरा बचपन उन्हीं के बीच बीता। मैं इसकी शुरुआत पहले जो चैप्टर है जिसमें आपने बड़ी कमाल की कुछ घटनाएं लिखी हैं, मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को बताऊं। और मेरे दिमाग में उसको लेके सवाल भी था जब मैं किताब पढ़ रहा था। एक लड़की का शुरुआती जीवन, आप सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए, केवल लड़कों के बीच में थे। आपने उसमें बहुत छोटी छोटी घटनाओं का, जैसे गणेशी है, आपने उसका जिक्र किया है। गणेशी मेरी लाइफ में उस टाइम इतनी इम्पोर्टेंट थी कि उसे छोटा कहना उचित नहीं होगा। चलिए, ये भी आपका देखिए, यही बात आपको मैं कहूँगा अपने दर्शकों को कि किसी भी व्यक्ति को बड़ा बनाने वाली जो बिंदु होते हैं उसमें ये होता है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ गणेशी की, वो आपका सहयोग कर रही थी ट्रेनिंग एकेडमी में, और आपने बहुत करीने से उनका उल्लेख किया है कि किस तरह से हर, चाहे वह बेल्ट की शाइनिंग रही हो, चाहे वह जूता रहा हो, अपनी व्यवस्था देखते हुए भी वह महिला, उन्होंने आपके जीवन को गढ़ा। एक और बिंदु मैं चाहूँगा कि उस्ताद की बात आपने कही है, और मैं एक बड़े पुलिस ऑफिसर के साथ जो स्पेशल सेक्रेटरी होम थे और DGCI सब थे, जब वो, मैं उनकी केबिन में था, मैं उदाहरण दूंगा, अचानक वो खड़े हो गए और जय हिंद कहा। एक बहुत सामान्य सा आदमी मेरे पीछे दिखा, मैं उनके सामने बैठा था, और उन्होंने कहा, अरे उस्ताद आप, और बैठिए बैठिए, और उनको बैठाया। और उन्होंने बहुत छोटा सा एक जिक्र किया कि मेरा बेटा यहाँ पे है, उसके ट्रांसफ़र की बात। मैं जिस अफसर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मेरी जानकारी में भारत के गृह राज्य मंत्री को किसी काम के लिए मना कर दिया था, लेकिन जब उस्ताद ने कहा उनको, तो उन्होंने कहा तुरंत आपने उससे बात नहीं की जो ADG था, और फिर उनको कहा कि तुरंत, अरे उस्ताद आपने कह दिया, हो गया। जब वो बाहर गए तो उन्होंने कहा ये मेरे उस्ताद थे ट्रेनिंग। आपकी किताब पढ़ते हुए मुझे यही लगा कि आपने उस्ताद का जिस सम्मानजनक ढंग से उल्लेख किया, मैं चाहूँगा आप अपने शब्दों में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं।
तो देखिए कई बार क्या है, दर्शकों को लगता है कि पुलिस का मतलब है आईपीएस ऑफिसर्स, पर हमें जो सपोर्ट सिस्टम मिलता है उसके बल पर ही हम भारतीय पुलिस सेवा के स्ट्रॉन्ग सशक्त अधिकारी बन सकते हैं। तो जो गणेशी थी, मैं एक में महिला अधिकारी थी, तो वो मेरी अटेंडेंट थी। अगर मैं परेड ग्राउंड पे टाइम पे पहुंचती हूँ, अगर मुझे यूनिफॉर्म कभी गलत है ऐसा नहीं कहा गया, अगर मैं फिजिकल ट्रेनिंग के बाद इमीडिएटली परेड में खाकी वर्दी में आती हूँ, तो उस सब के पीछे गणेशी थी। तो उसे इग्नोर करके ऐसे लोग जो हमारे पीछे खड़े हैं स्तंभ की तरह, उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक वो थी, मेरा जो फिजिकल वेलबींग देखती थी। उस्ताद बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आपने बताया। मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि मैं हमारे बैच में 70 पुरुष अधिकारी थे, मैं एक में महिला अधिकारी थी, और वो 70 का यही कहना था कि तुम वापस जाओ, तुम गलत डिपार्टमेंट में आ गई हो। दिन रात ये सुनती थी। और मेरे उस्ताद अगेन लाइक ए पिलर, यादव उस्ताद मेरे पीछे खड़े थे। और मैंने इसमें एक वर्णन किया है कि जब एक बार मेरी फायरिंग अच्छी हुई और मेरी शूटिंग प्रैक्टिस में अच्छा स्कोर आया और मेरे पे ऐसे तुच्छ स्वर में कहा गया कि अरे ये तो फ्लूक है, मीरा से दोबारा कराओ शूटिंग, तो उस्ताद ने खड़े होकर कहा था कि सर हम देख रहे हैं महिलाओं के हाथ स्थिर हैं, वो हमेशा अच्छा शूटिंग करती हैं। तो ऐसा जो मनोबल प्रोत्साहन जो हमारे उस्ताद हमें देते हैं, उसका वर्णन भी नहीं हम कर पाएंगे। और एक और जो मैंने दुख की बात कही है कि बहुत स्टेट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भ्रष्टाचार उस्ताद तक पहुंच गया है, उसे खत्म करना बहुत ज़रूरी है। मैम, भ्रष्टाचार जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है आपकी किताब में। मैं बार बार इसको, अगर आपकी मतलब आपके पूरे करियर में मैं देखूं तो आप इस समस्या से लगातार जूझती रही हैं। और आपके लिए दिक्कत केवल एक तरह का भ्रष्टाचार नहीं, जो इस किताब को पढ़ने के दौरान मुझे लगा, केवल ऐसा नहीं है कि आप वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रष्टाचार से जूझ रही थी, आप केवल राजनेताओं के भ्रष्टाचार से जूझ रही थी, आप केवल कॉरपोरेट वर्ल्ड के दबाव से जूझ रही थी, समाज का जो भ्रष्टाचार है उससे भी जूझ रही थी, और जो नीचे के लोग थे उनके भी भ्रष्टाचार से जूझ रही थी। और आपने बार बार इस बात का उल्लेख किया है। मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो एक ब्राइट करियर रहा है, आखिर इस समस्या का समाधान आप किस रूप में देखती हैं? अगर ऐसा क्या हो, क्या भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस सेवा की या भारत की हम कल्पना कर सकते हैं? कल्पना तो कर सकते हैं, पर मैंने हर चैप्टर जिसमें मैंने भ्रष्टाचार का वर्णन किया है उसका उपाय भी दिया है। और सबसे बड़ा उपाय मेरे जो दिमाग में आता है कि जो नागरिक हैं वो गवर्नेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लें, रुचि लें, वो हमारे पे नज़र रखें। संविधान के आधार पर तो ये है कि हम जो हैं अकाउंटेबल टू सिटीजन्स हैं, पर जो रियलिटी है हम एज ब्यूरोक्रेट्स, एज पुलिस ऑफिसर अकाउंटेबल टू पॉलिटिकल लीडर्स हो गए हैं। तो राजनीतिक नेता इतने हावी हो गए हैं कि हम उन्हें रिपोर्ट करते हैं और संविधान भूल जाते हैं और नागरिक भूल जाते हैं। तो मेरे मन में ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि अगर देश का नागरिक पुलिसिंग में इंटरेस्ट लेगा, गवर्नेंस में शासन कैसे चलता है उसमें इंटरेस्ट लेगा, और आरटीआई का उपयोग करेगा। राजनीतिक नेताओं को आप सिर्फ स्लोगन मत दीजिए, काम करके दिखाइए, ऑडिटिंग ऑफ आवर वर्क होगा। हमारा देश का सीएजी अगर स्ट्रांग होगा तो मुझे लगता है कि ये सब मिलकर टीम एफर्ट की तो देश में, ये नहीं कहूँगी कि मैं भ्रष्टाचार शून्य हो जाएगा, पर बहुत हद तक उसे सीमित कर सकते हैं। मैम, आप जब आईपीएस में आपका सिलेक्शन हुआ और महाराष्ट्र जब आप गए, आपने ट्रेनिंग के दौरान की एक बड़ी मैं कहूँगा कि आपने ऐसी घटना का उल्लेख किया है जिसके बारे में सामान्य तौर पर लोग नहीं लिखते हैं। आपने ट्रेनिंग के दौरान एक आपका सहयोगी जो उस दौरान प्रशिक्षु ही था, उसने आपसे एक आपको ऑफ़र किया कि तुम्हारा पति नहीं है और मेरी पत्नी नहीं है, आपने इसका जिक्र किया है।
और बाद में आपने उस बात को भी बताया है कि उसको कुछ साल बाद पुलिस सर्विस से निकाल दिया गया, और किस तरह से उसने ये कहा कि जब आप लोगों की सेरेमनी हो रही थी पासिंग आउट परेड के बाद, तो आप उल्लेख न करें। और उसमें आपने एक बिंदु का जिक्र किया है जिसका सवाल शायद आपने पूछा है कि आपको ये नहीं समझ में आया कि जब आपने उस घटना की शिकायत की तो आपके जो दूसरे अफसर थे सहयोगी, उन्होंने क्यों साथ नहीं दिया, या उनमें से बहुतों की ये राय थी कि आपने ऊपर शिकायत क्यों की। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस घटना का उल्लेख करना, और आप अंततः ऐसी घटनाएं जो आने वाली समय में मान लीजिए किसी लड़की के साथ, कायदे से तो ये बहुत ही असहिष्णु बात है और इस रूप में नहीं होना चाहिए कि किसी भी महिला के गौरव और गरिमा के खिलाफ कोई काम करे, कोई पुरुष सहयोगी हो, पति हो, मित्र हो, दोस्त हो, कोई भी हो, ये उसकी स्वायत्तता होनी चाहिए, जिसका आपने पूरे करियर में जिसका ध्यान रखा है। बाद में जो भी घटनाएं इसमें महिलाओं का आपने बहुत उनके वेलफेयर में किया है, सांप्रदायिक दंगों को रोकने के पर जो आपका रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि जब ये आप वाकया लिख रहे थे तो आपके मन में क्या था? कोई पीड़ा थी, कोई आक्रोश था, और ऐसी स्थितियां ना हो इनके लिए पुरुष को क्या करना चाहिए, या किस तरह की शिक्षा दी जाए कि कम से कम हम इतने नैतिक या ऐसे आदमी हो सकें कि किसी भी महिला को इस तरह से अप्रोच न करें, या हर महिला को ये न कहें कि तुम्हारा पति नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। आपके लिए वो घटना तो शायद मुझे लगता है काफ़ी, आपने लिखा है कि बहुत शॉकिंग था, पहले तो आप समझ ही नहीं पाए। पहले मुझे लगा कि उस अधिकारी की, मेरे साथ के ऑफिसर थे अंडर ट्रेनिंग, कि उनकी इंग्लिश खराब है, कि वो जो कह रहे हैं लेट अस लिव टुगेदर, पर जब दूसरी बार उन्होंने कहा और बहुत क्लियर कहा कि आपके पति नहीं, मेरे पत्नी नहीं, तो हम इकट्ठे रहें, तो मुझे तो बड़ा शॉकिंग लगा। और मैंने एक बार भी ये विचार नहीं किया कि मुझे चुप रहना चाहिए। तो महिलाओं को मैं ये कहना मांगूंगी, लड़कियों को मैं ये कहना मांगूंगी, अगर ऐसा कोई आप पे इंसिडेंट होता है तो आप चुप मत रहिए। मैं तो चली गई हमारे सीनियर ऑफिसर्स के पास, जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर थे, उन्होंने कार्रवाई भी की होगी, क्योंकि उसके बाद वो एकदम लड़का चुप हो गया, वो ऑफिसर चुप हो गया। पर ये जो मानसिकता थी मेरे बैचमेट्स की कि मीरा को इसकी कंप्लेंट करने की क्या ज़रूरत थी, ये जो है ना पुरुषों की मानसिकता 1981 में थी और आज 20 से 23 में भी वही है। तो इसके विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी है, इसके बारे में चुप नहीं रहना है। और आज जो है वो विशाखा कमिटीज़ हर डिपार्टमेंट में, सरकार के और प्राइवेट सेक्टर में बना दी गई हैं। जहाँ ये विशाखा समितियाँ नहीं हैं वहाँ पे होनी चाहिए, और महिलाओं को जहाँ ऐसा एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में उन्हें कंप्लेंट करना चाहिए। और ऐसी समिति जो अब उसका गठन एज पर लॉ हो गया है, पहले वो सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एडवाइजरी था, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, उनकी खुद की मीटिंग नियमित रूप से होनी चाहिए, ये मैं कहना मांगूंगी। और वी हैव टू प्रोटेस्ट वेरी स्ट्रांगली, आदमी लोग कुछ भी कहें। आपने मुंबई पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, कमिश्नरी की, और राज्य पुलिस की जो स्थितियां थी, महाराष्ट्र पुलिस की, उनका भी बड़ा विस्तार से जिक्र किया है। लगातार चूँकि आपकी ज़िंदगी में महाराष्ट्र आपका कैडर था, तो आप लगातार उनको जूझती रही हैं। और जो इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान, मैडम कमिश्नर को पढ़ने के दौरान जो महसूस होता है वो ये है कि मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पहली चुनौती थी आपके सामने, जब राजनीतिक रूप से कोई दबाव आया था, आपने क्या पुलिस सेवा ज्वाइन करने के दौरान या उससे पहले ही ये तय कर रखा था कि मुझे किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना है? क्योंकि आपकी पूरी लाइफ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है, और आपको बहुत सारे आपके सीनियर ने, बल्कि मैं हालांकि वो बाद की घटना है जब आपने अपने डीजी से आप एक घटना को लेके, एक यंग ऑफिसर को लेके जब उसका ट्रांसफ़र हुआ था, आप झगड़ भी गई थी, आपको याद नहीं होगा, क्योंकि मैंने किताब ताज़ी पढ़ी है इसलिए मुझे सारी घटनाएं याद हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि पूरे करियर में आपको ये, मतलब शुरुआत में बिगिनिंग से लेके और आखिर तक कहीं ना कहीं ये दबाव, हमेशा राजनीतिक दबाव
बना रहा करियर के दौरान। और पुलिस के दौरान मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा, चूँकि आप लोगों से जुड़े होते हो, तो इस तरह की दो तरफा चुनौती होती है, एक तरफ ऊपर का और एक तरफ नीचे का। ऐसी घटनाओं से जूझने के लिए जब पहली बार आपके ऊपर दबाव आया, आपने क्या सोच के उसको मना किया और फिर पूरे करियर में उसको कैसे आपने मेंटेन रखा? तो इसके बारे में हमारे को ट्रेनिंग में बहुत ही एक्सपोजर दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि आप पर विभिन्न प्रकार के दबाव आएंगे। एटलीस्ट हमको तो ये सिखाया जाता है कि आप दबाव में ना पड़ के प्रोफेशनली जो करेक्ट है, जो आपको लगता है कि नागरिकों के लिए बेहतर है और जो समाज के लिए ठीक है और जो इन्वेस्टिगेशन के लिए उचित है, वही करें। और हमें ये भी सिखाया जाता है कि राजनीतिक नेता हो या जो भी आप पे दबाव आ रहा हो, उसको आप जब उत्तर देते हैं तो बहुत ही नम्रपने दीजिए। आप काम मत कीजिए, दबाव में मत आइए, परंतु उनको जो ड्यू रिस्पेक्ट है, जैसे जो भी मुझे एमएलए या अपने जो सदस्य हैं वो पार्लियामेंट के जब मिलने आते हैं, तो मैं हमेशा खड़ी होंगी, सैल्यूट करूंगी, उनको बिठाऊंगी, चाय पिलाऊंगी, उनसे नम्रपने बात करूंगी, पर करूंगी वही क्योंकि मेरे को बचपन से ये सीख है और हमें ट्रेनिंग में भी ये कि जो करना है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन करो, एज पर रूल ऑफ लॉ करो, एज पर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करो। तो वो तो, और मुझे ये भी लगता है फ्रैंकली, द ईजिएस्ट वे इज द स्ट्रेट वे। आपको ना इसको खुश करना है ना इसको खुश करना है, जो आपको दिखता है कि ये कानून है, उस पर अगर आपने काम किया तो जो दबाव डालने वाले हैं वो पहले 2-3 साल में ही समझ जाते हैं कि ये दबाव नहीं सही। मैम, ट्रेनिंग में तो ये सीख सभी को दी जाती है, लेकिन फिर आप मतलब पुलिस विभाग के ही बड़े अधिकारी, या हम ये क्यों गिनते हैं कि फलां ऑफिसर, मैं ये देखता हूँ कि आज की तारीख में पुलिस विभाग में आप जैसा या आपकी तरह के ईमानदार अफसरों की गिनती हम अंगुलियों पे गिनते हैं। आज भी हम कहते हैं कि ये फलां, एक टाइटल लग गया है मीडिया में, जब लिखा जाता है तो ये बाकायदा कहा जाता है कि अपने काम के लिए बहुत ईमानदार अफसर। ये ऐसा क्यों है? ट्रेनिंग में तो उनको भी शिक्षा दी जाती है जो आपके ऊपर दबाव डालते हैं या जो आपके सीनियर अफसर हैं। आपने बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख किया है, आपके ऊपर तो लगातार ये दबाव पड़ता ही रहा पूरे कैरियर तक। आप चाहे मतलब किसी भी जगह पे रहे हो, डिस्ट्रिक्ट को हेड करने के दौरान, क्राइम के दौरान, आपके ट्रांसफ़र के दौरान, आपने बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया है, आपकी नियुक्तियों के समय या आपके जूनियर के दौरान कि मिड टर्म में एक आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफ़र हो गया, आपने उसका भी उल्लेख किया है और उसके लिए आप डीजी से झगड़ गए और बाद में उन्होंने, आपको ये लग रहा था, जब आप झगड़ा किए तो आपको लग रहा था कि अब तो मेरा भी परवाना आ गया, मेरा भी तो ट्रांसफ़र होगा, लेकिन आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ और आपने उस बात का बहुत अच्छे ढंग से जिक्र किया है। ये जो विल है सत्य के साथ खड़े रहने की, ये सामान्य तौर पर इस ट्रेनिंग का, जिसको आपने कहा कि मुझे ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है, ये सभी के अंदर क्यों नहीं आता? तो पहले 10 साल तक मुझे लगता है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स वो स्ट्रेट ही रहते हैं, वो ईमानदार रहते हैं और जो सिखाया गया है उसी हिसाब से काम करते हैं। परंतु जब विभिन्न प्रकार के दबाव आते हैं और जो रहने का तरीका है, आईपीएस ऑफिसर अगर अपनी सैलरी में, अपने जो उसका वेतन में काम करे तो हम इतना लिमिटेड ही रह सकते हैं। पर जब आसपास, स्पेशली 90s में जब देश अपना लिबरलाइज्ड हुआ है, इतना ज़्यादा लग्जरी आइटम्स आ गए हैं कि फैमिली का दबाव, समाज का दबाव, ये सब सहन ना कर कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, इतना सत्य है। पर अगर आज एक ऑफिसर कंप्रोमाइज़ हुआ है तो मैं नागरिकों को और हमारे समाज को भी ब्लेम करूंगी। हमें सपोर्ट चाहिए, आप हमें सपोर्ट दीजिए। और मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा अनुभव रहा है कि मैं रास्ते से इसलिए भी चेंज नहीं किया मैंने रास्ता, क्योंकि नागरिकों की इतनी ज़्यादा अपेक्षा होती थी, इतनी ज़्यादा आकांक्षा होती थी कि ये आईपीएस मैडम आई हैं, ये हमारे लिए ये करेंगी, वो करेंगी। तो उनकी आंखों की तरफ देख के आप उनको लेट डाउन नहीं कर सकते। तो अगर नागरिक हमारे पास आए और हमारे से न्याय मांगे तो उनको अन्याय करना, उनको न्याय ना देना, ये संभव ही नहीं है। तो
गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन और बढ़े तो शायद हम गलत रास्ते पे ना जाएंगे। आपने इस किताब में अपने बहुत सारे लोगों का जिनका जिक्र किया है, और खासकर अपने अधिकारियों से लेके अपने सहयोगियों से लेके उनकी पत्नियों का बड़ा उल्लेख किया है कि उन्होंने आपकी पूरे करियर के दौरान बहुत मदद की। सभी का उल्लेख किया है आपने, और वेजिटेरियन होने और नॉन वेजिटेरियन तक की बात आपने उसका जिक्र किया है। मैं अगर पूछूं कि मैडम कमिश्नर के सामने, यानी मीरा जी के सामने, उनके करियर में ये पूछा जाए कि कौन सी चुनौतियां सबसे बड़ी थी, तो आप क्या जवाब देंगी? हालांकि आपने किताब में लिखा है कि जो लोग पढ़ेंगे तभी जानेंगे। हमारी बातचीत बहुत संक्षिप्त रहने वाली है, तो उसमें हम ये बातचीत केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारे दर्शक जो हैं उनको इस बात का आभास हो सके कि इस किताब में किस तरह के अनुभव शामिल हैं। तो इसीलिए मैं विभिन्न क्षेत्रों पे जा रहा हूँ, और जो मैं पढ़ा हूँ, मैं ये उत्तर आपका अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ। तो शुरुआत में एक्सेप्टेंस, जो बैच में जो 70 लोग हैं वो ही कह रहे हैं कि तुमने गलत करियर चूज किया, वो एक्सेप्टेंस। उसके बाद एक बार महाराष्ट्र में आ गए तो पुरुष अधिकारी 81 बैच में कोई नहीं था, तो उनके लिए भी मैं एक विचित्र सा जंतु ऐसा उनको लग रहा था। वहाँ पे एक्सेप्टेंस। फिर आस्ता आस्ता करके मैंने काम जब दिखाया और मैंने कहा आप मुझे जिला प्रमुख, जिसको एसपी कहते हैं, सीनियर एसपी कहते हैं कई जगह, दें, तो मैंने इस पुस्तक में लिखा है, मेरी फाइल हमारे मुख्यमंत्री साहब ने 2 बार वापस भेजी। ये नहीं कि उनका इरादा बुरा था, पर उन्हें लग रहा था अरे महिला अगर जिले में जाएगी एज ए एसपी, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इसकी मदद कौन करेगा। और मैं कह रही थी सर मेरा एक्सपीरियंस है, अब मेरा 11 साल का अनुभव है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं चला लूँगी जिला। तो वो एक चैलेंज था। फिर जब क्राइम ब्रांच मिली, ओहो, मुंबई में क्राइम ब्रांच का इतना मैचो इमेज है कि कोई महिला अधिकारी क्राइम ब्रांच की चीफ बनेगी, ये तो ना तो मीडिया को एक्सेप्ट था, ना हमारे शायद ऑफिसर्स को था। फिर जब मैंने जब मुझे पुणे पुलिस कमिश्नर बनाया गया, तब लोगों को लगा अरे जिला तो छोटा होता है, वो तो महिलाएं कर लेंगी, पर ये इतना बड़ा पूना शहर, ये कैसे मैनेज करेंगी। और कुछ भी कह लीजिए, वो जो कसाब और याकुम की जो फांसी की सज़ा थी, वो एक महिला अधिकारी लिए खड़ा होकर देखना, और स्पेशली जब अजमल कसाब के केस में सरकार का ये बहुत बड़ा हट था कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो बिगिनिंग टू एंड चैलेंजेस तो थे, पर नागरिक मेरे साथ थे, मेरे ऑफिसर्स मेरे साथ थे, मेरी टीम्स मेरे साथ थी, उनकी पत्नियां मेरे साथ थी। मैं आपसे शेयर करना मांगूंगी, वो शायद मैंने इस बुक में नहीं लिखा। इतना कड़क यूनिफॉर्म, मॉर्निंग परेड, मेरे को सब एज ए वर्क इन्वायरमेंट लगता था। और मैं क्या सोचती थी, अब इस परेड के बाद कौन से कांस्टेबल या उनकी पत्नी मुझे अपने घर पोहे खिलाने बुलाएंगे। इतना अच्छा लगता था मुझे, और इतनी सपोर्ट दी मुझे कांस्टेबल की पत्नी से लेकर डीजी की पत्नी तक। आपने लिखा है ये बात, तो आपने ये लाइन कोट की है कि मैं पूरे करियर के दौरान कांस्टेबल से लेके डीजी की पत्नी तक जहाँ भी मैं रही, उनकी ओर से हमेशा हमारा सहयोग किया गया। सांप्रदायिक दंगों का बड़ा आपके औरंगाबाद से लेके, और आपने करियर के दौरान लगातार, और जलगांव सेक्स रैकेट का जो भंडाफोड़ हुआ था, और उस दौरान जो उनकी मदद आपने बतौर पुलिस प्रमुख की थी, मैं चाहूँगा कि उसके बारे में छोटा, कि उस दौरान भी अलग तरह के चैलेंज थे। जब भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को कि गणेश उत्सव का आपने उसमें जिक्र भी किया है कि अगर गणेश पूजा सकुशल गुजर जाए तो समझ लीजिए कि वो अवसर उसका कार्यकाल सही। मैं चाहूँगा कि इस बिंदु पर भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि, और साथ ही जो पुलिस में जाने वाले लोग हैं या जो अपकमिंग लड़के हैं जो पुलिस में कैरियर चाहते हैं, आखिर ये सांप्रदायिकता की समस्या कितना आसानी से उससे निपटा जा सकता है, और आप लगातार उसको हैंडल करती रही, इसकी क्या वजह थी?
आसानी से तो मैं नहीं कहूँगी। सांप्रदायिक दंगों को महाराष्ट्र राज्य बहुत ही गंभीरता से लेता है। शुरू से वहाँ एक ऐसी पद्धत है कि अगर दंगा हो गया और वो सांप्रदायिक दंगा है तो वहाँ के डीएम और एसपी को बदल दो। ये तो पहला स्टेप होता है। तो हमको हैदराबाद पुलिस एकेडमी में भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई, नासिक पीटीसी में भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई और बार बार ये सिखाया गया कि सांप्रदायिक दंगे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं अगर आप अच्छे से होमवर्क करें। तो जैसे गणपति आने वाला है तो आपको तो उस टाइम पे गणपति में पुलिस की फौज दिख रही है, पर उसके पीछे 3 महीने से हम ट्रबल मेकर्स कौन है, गुनहगार ऑन रिकॉर्ड कौन है, इन सब के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर देते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। और बेस्ट स्टाफ कौन सा है, प्लेन क्लोथ्स में कौन सा स्टाफ रहेगा, और ये जो हमारी प्लानिंग होती है। और कई बार ऐसे दंगे हैं जिनको अपन ऐसे के बारे में हमारे को कुछ आइडिया ही नहीं है कि ये हो जाएंगे, वो बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं। उसमें भी आप जब पिक्चर देखते हैं तो सिर्फ आप सिंघम देखते हैं, पर हमारा कितना उसमें परिश्रम है कि जैसे ही कोई स्पॉन्टेनियस दंगा भी हो तो हमारे इंस्पेक्टर्स को पता है कि ये लोग उसको और बढ़ा सकते हैं दंगे को, उनको पिकअप करो। ये इनके गुड रिलेशंस हैं विद द कम्युनिटीज़, ये इस कम्युनिटी से अच्छा बोल के उनको शांत कर सकते हैं। ये कुछ लोग हैं, वो भी हम रिकॉर्ड रखते हैं, अच्छे लोगों का रिकॉर्ड, गुनहगारों का रिकॉर्ड, ये सब हम रखते हैं। और मैं तो जहाँ जाती थी पहले सारे अच्छे से पेपर पढ़ लो और खूब चर्चा करो अधिकारियों से। अपने एरिया की जब खूब अच्छे से चर्चा करके समझ आ गई तो फिर ये सांप्रदायिक दंगों को रोकना या एक बार हो गए तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, पर इसके पीछे बहुत परिश्रम होता है। मैम एक सवाल, चूँकि हम चाहते थे लंबी बातचीत करना, लेकिन अभी हमें तुरंत दूसरे भी चैनल पे आपकी बातचीत होनी है। आखिरी सवाल, ये पुस्तक दूसरी भाषाओं में आ रही है क्या, अंग्रेजी के अलावा बाहर की भाषाओं? पैन मैकमिलन का कहना है, उन्होंने मराठी की तो दे दी है, मराठी भाषांतर के लिए विश्वकर्मा पुणे की एक पब्लिकेशन है उसको, और वो कह रहे थे कि हिंदी में भी आएगी अगर पढ़ेंगे लोग। अच्छा मैं आपको एक बता दूं, जो मुझे पहला रिस्पॉन्स आया है वो एक 83 ईयर्स ओल्ड उस पुरुष का आया है और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अभी तक आधी पुस्तक पढ़ी है और उन्हें बहुत अच्छी लगी। नहीं, निश्चित रूप से बहुत ही रोचक पुस्तक है और इतनी घटनाएं, इतनी तरह की घटनाएं हैं कि मैं अगर बताने लगूं तो आप आश्चर्य करेंगे। मैम एक जगह पोस्टेड थी, रात में इनको लगा कि केवल पुलिस के इंस्पेक्टर और सिपाही क्यों गार्ड करेंगे, आईपीएस अफसरों को भी घूमना चाहिए। तो रात्रि भ्रमण पे निकली, खुद निकली थी और एक दरवाज़ा खुला देखा बाहर गार्डन का। इनको लगा कि यहाँ क्या है, अंदर नॉक किया, आवाज़ नहीं आई, फिर दरवाजे पे गई, एक ओल्ड लेडी निकली। उन्होंने कहा आपका दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा बंद हो गया। अगले दिन सुबह आपको फ़ोन आता है एक बड़े पुलिस अफसर का। उन्होंने कहा कि जिस महिला के यहाँ आप रुके थे वो जो है मेरी सासू माँ थी और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा और वो बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि एक बड़ा अफसर भी सड़क पर है। तो इस तरह के सैकड़ों काम हैं। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इन 3 दशक से अधिक के करियर में शुरुआत से लेके आखिरी दिन तक मीरा चड्ढा बोरवणकर जी ने न केवल समाज की सहायता की बल्कि कोशिश की कि पुलिस की छवि जो है वह सुधर सके। मैम ऐसे ही आप कुछ और भी संस्मरणों के साथ आएँ और हम आपसे बातचीत कर सकें। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।